नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम संपूर्ण प्राचीन इतिहास का पार्ट सेकंड लेकर आ गए हैं, जो जैसा कि कल हमने 30 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चनों को कवर कराने वाले हैं और उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो उसके लिए माफ़ करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डॉट डॉट थे महाजनपद बन गए थे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16। कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। यह भी आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर है, जो कि ये आरआरबी ग्रुप डी 12/12/2018 के शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट की नंबर बात करें, फर्स्ट दिया गया है आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए थे। बाद में वही क्या बन गए? महाजनपद बन गए। पहले क्या थे? तो गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे वही महाजनपद बन गए। नेक्स्ट देखिए, हमारा पॉइंट है प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उद्भव 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था। कब हुआ था? तो ये 16 जनपदों का उद्भव 6ठी शताब्दी के बाद हुआ। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म का ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलता है। किससे मिलता है? अगुंतर जो निकाय है इसके बारे में इससे पता चलता है कि कहाँ 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अगुंतर निकाय, उससे पता हमें चलता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए, हमारा देखिए दिया गया है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों के नाम निम्नलिखित हैं, जिनमें से अंग है फर्स्ट मगध, काशी, वज्र, वश, अवंती, कौशल, पांचाल, मल्ल, कुरु, चेदी, कंबोज, मश, सूरसेन, गांधार और अश्मक। कौन कौन से हैं? गांधार और अश्मक हैं। गांधार की पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैशाली। कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म, भगवान जो महावीर का जन्म है, यह वैशाली नगर में हुआ था। चलिए हम इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करें, देखिए दिया गया है फर्स्ट पॉइंट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म वर्ष 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली नामक स्थल पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कुंडल ग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। कौन थे? तो महावीर जो स्वामी हैं या जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, महावीर स्वामी की मृत्यु वर्ष 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार जो है वर्तमान में नामक स्थान पर हुई। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। यह पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो यह पावापुरी में हुई थी। और ये कौन से तीर्थकर हैं? तो ये सबसे अंतिम तीर्थकर हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है 33 नंबर का। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नागसेन। किसने दिया था? तो यह नागसेन ने दिया था इसका जवाब। इससे जुड़े चलिए हम महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करें, देखिए दिया गया है फर्स्ट है मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन ने दिया था। मिलिंद पन्हों में जो बौद्ध धर्म से जुड़े सवाल थे उनका जवाब किसने दिया? तो यह नागसेन ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है मिलिंद पन्हों एक बौद्ध ग्रंथ जो पाली भाषा में रचित है। ये मिलिंद पन्हों कौन सी भाषा में है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है और ये पाली भाषा में लिखित है। इससे मिलिंद तथा नागसेन के मध्य बौद्ध मत हुई वार्तालाप वर्णित है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो मिलिंद जो पन्हों है उसमें मिलिंद तथा नागसेन के मध्य बौद्ध मत हुए वार्तालाप इसमें वर्णित किए गए हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 34 नंबर का।
क्वेश्चन है कि दूसरा तमिल संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 22/1/2019 के शिफ्ट 3 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कापतपुरम। कहाँ पे है? तो कापतपुरम। दूसरा तमिल संगम कहाँ पे हुआ था? तो कापतपुरम में हुआ था। चलिए इससे जुड़े हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट की हम बात करें, दूसरा तमिल संगम कापतपुरम स्थान पर संपन्न हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनको तमिल कवियों का समागम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यह जो प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए, इसको क्या कहा जाता है? तो तमिल कवियों का समागम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा पॉइंट है, तमिल व्याकरण ग्रंथ लोल कापियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से है। किससे है? तो दूसरे समागम से है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पहला तमिल संगम तथा तीसरा तमिल संगम मदुरै स्थान पर संपन्न हुआ। पहला और तीसरा कहाँ पे हुआ था? तो मदुरै में हुआ था। और जो तीसरा संगम आयोजित किया गया कहाँ पे? प्राचीन भारत का। तो देखिए यहाँ पे दूसरा भी हमने पढ़ा, दूसरा तमिल संगम कापतपुरम में। कहाँ पे हुआ है? दूसरा कापतपुरम में। और दो जो पहला और तीसरा है तो ये मदुरै स्थान पर हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। कहाँ से आया था? तो यह चाइना, चीन से आया था। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। पॉइंट नंबर हम फर्स्ट की बात करें तो देखिए दिया गया है, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध चीन देश से है। कौन से देश से आया था? तो चीन देश से आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, फाहियान भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त, जिसे जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता था, के शासनकाल में भारत आया। किसके शासनकाल में आया था ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, फाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। पूछा जाता है भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फाहियान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान 6 वर्षों तक यहीं रहा। कितने वर्ष तक रहा भारत में? तो 6 वर्षों तक भारत में ही रहा। और वह कौन से धर्म का अनुयायी था? तो वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फाहियान बौद्ध धर्म तथा उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। किसके उद्देश्य से भारत आया फाहियान? तो फाहियान जो था यह बौद्ध धर्म तथा उसके ग्रंथों को, जितने भी उस बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, उसके बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात कर लेते हैं जो दिया हुआ है। पॉइंट नंबर देखिए हमारा फर्स्ट दिया गया है, बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? तो उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो यह लुम्बिनी नामक स्थान कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका जन्म कब हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। माता का नाम माया देवी और पिता का नाम शुद्धोधन था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक माना जाता है। जो चन्ना गौतम है, बुद्ध का प्रमुख या प्रथम सारथी और सेवक कौन है? तो चन्ना गौतम है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कंथक गौतम बुद्ध का घोड़ा है। कंथक क्या है? गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित है? तो यह पारसी धर्म से संबंधित ग्रंथ है। कौन से धर्म से? तो पारसी धर्म से संबंधित है। चलिए इससे जुड़े हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया है हमारा, जैन अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। कौन से धर्म से संबंधित? तो यह पारसी धर्म से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ईसाई धर्म से संबंधित
पवित्र ग्रंथ बाइबल है। कौन सा है? पवित्र ग्रंथ बाइबल को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ कुरान है। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। और जबकि सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पारसनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन धर्म तीर्थकर बने? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23वें। कौन से तीर्थकर बने? तो 23वें तीर्थकर बने। यह आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 के शिफ्ट थर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों हमारे द्वारा लिया गया सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये इनकी आने की पूरी संभावना है। तो इनको आपको बार बार पढ़ना है और इनसे जुड़े जितने भी हमने पॉइंट बताए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या दिया गया है? पॉइंट नंबर देखिए हमारा फर्स्ट दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है, पारसनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह 23वें जैन तीर्थकर बने। किसके पुत्र थे? तो पारसनाथ जी जो हैं यह राजा अश्वसेन के पुत्र हैं और वह 23वें तीर्थकर बने। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव जी जो हैं यह जैन धर्म के पहले तीर्थकर माने जाते हैं। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पहले तीर्थकर कौन है, 23वें तीर्थकर कौन है और लास्ट में अंतिम तीर्थकर कौन है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन है? तो अजीत नाथ जी जो हैं यह जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर माने जाते हैं। थर्ड पॉइंट, अगला पॉइंट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है। जो अंतिम तीर्थकर कौन है? तो महावीर स्वामी, यह 24वें तीर्थकर हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 39 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य पर्याय सूत। कौन है? आदित्य पर्याय सूत जी हैं। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 17/2/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इससे जुड़े हम तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, देखिए दिया गया है, गौतम बुद्ध के आदित्य पर्याय सूत उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों तथा मन से और वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति का उपाय बताया है। क्या बताया है? तो यह दुख से मुक्ति का उपाय बताया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 40 नंबर का हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। किसने लिखा था? तो ये अश्वघोष द्वारा लिखा गया था। दोस्तों देखिए ये हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है। आज का ये 10वां नंबर का क्वेश्चन है। तो टोटल 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके महत्वपूर्ण हम पॉइंट को देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा दिया गया है, पॉइंट है, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था। किसने लिखा था? तो बुद्ध चरित नामक जो महाकाव्य है यह अश्वघोष द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। कहाँ थे? तो यह अश्वघोष जो था यह कनिष्क के दरबार में राजकवि रहा करता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अश्वघोष ने सौंदरानंद काव्यम भी की रचना की है। कौन से काव्य की रचना की है? तो सौंदरानंद काव्यम की रचना की है अश्वघोष द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, नागा अर्जुन कनिष्क के समकालीन थे। नागा अर्जुन को माध्यमिक मत एवं शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो जो नागा अर्जुन है यह कनिष्क के समकालीन थे और नागा अर्जुन को मध्यकालीन मत एवं शून्यवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 दिया गया है। 41 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तोलका पीयम। किससे संबंधित है? तो यह ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। तो जो ये कौन सा है? तोलका पीयम है। इससे जुड़े तथ्य देखिए, यह आरपीएफ के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम इससे जुड़े तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए दिया गया है, संगम साहित्य का
तोल्कापियम ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इसका संबंध तमिल साहित्य के दूसरे संगम से है। तमिल साहित्य के कौन से संगम से? तो दूसरे संगम से संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मणिमेगलई। मणिमेगलई यह क्या है? तो यह एक तमिल महाकाव्य है। कौन सा महाकाव्य है? यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना कवि चितलाई चेतनार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो यह चितलाई चेतनार द्वारा इसकी रचना की गई है। यह पूछा जाता है कि मणिमेगलई की रचना किसके द्वारा की गई? तो यह चितलाई द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, शिल्पाधिकरम। शिल्पाधिकरम क्या है? तो यह एक तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। शिल्पाधिकरम क्या है? तो यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसकी रचना इलागो आदिगल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो इलागो आदिगल द्वारा इसकी रचना की गई। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा दिया गया है, जीवक चिंतामणि। यह एक तमिल महाकाव्य, यह भी क्या है? एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना जैन मुनि तिरुत का देवर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चिरुक देवर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्धिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिल्प शास्त्र। किससे संबंधित है? तो यह बौद्धिक ग्रंथ शिल्प धन जो है यह शिल्प शास्त्र से संबंधित है। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए कुछ दिया गया महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करें। देखिए फर्स्ट दिया गया है, बौद्धिक ग्रंथ शिल्प शास्त्र शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, शिल्प शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प तथा कला के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है? तो ये सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद क्या है? तो यह 4 उपवेदों में से एक है। जो गंधर्व वेद होता है इसे क्या माना जाता है? तो 4 उपवेदों में से एक इसे माना जाता है। इसे अन्य 3 उपवेद कौन कौन से हैं? धनुर्वेद, शिल्पवेद तथा आयुर्वेद। 3 कौन कौन से हैं? तो धनुर्वेद है, शिल्पवेद है और आयुर्वेद और गंधर्व वेद। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ पे हुई? पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। यह क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ पे की गई? तो पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद आयोजित की गई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पहली जैन परिषद आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तथा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? तो उस समय स्थूलभद्र की अध्यक्षता में और 300 आज से 300 ईसा पूर्व शासनकाल के समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दूसरी जैन परिषद बल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवर्धि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में वर्ष 512 ईस्वी में हुआ था। कौन सा कब हुआ? तो ये देवर्धि जो क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में 512 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 44 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? तो महर्षि वेदम व्यास द्वारा लिखा गया। यह आरपीएफ कांस्टेबल 22/1/2019 के शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया, फर्स्ट, ऋषि वेदम व्यास द्वारा महाभारत जिसे महाकाव्य लिखा गया था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा पॉइंट है, रामायण किसके द्वारा लिखा गया? तो यह महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। रामायण की रचना किसने की? तो यह महर्षि जो हैं वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट हमारा है शिल्पाधिकरम, यह किसके द्वारा लिखा गया? तो इलागो आदिगल जो हैं यह इनके द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जीवन चिंतामणि, यह किसके द्वारा लिखा गया? तो तिरुक देवर जो हैं इनके द्वारा यह लिखा गया है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा
45 दिया गया है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। पाणिनि ने क्या लिखा है? तो व्याकरण अष्टाध्यायी पुस्तक का लिखा है। इससे जुड़े तथ्य देखिए, फर्स्ट दिया गया है पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय व्याकरण है। क्या है उनका विषय, क्या है? तो व्याकरण है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी है, इसमें टोटल कितने भाग हैं? तो टोटल 8 अध्याय हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 46 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग था। यह आरपीएफ कांस्टेबल 22/1/2019 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन था? तो दंती दुर्ग को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, दंती दुर्ग को दंती दुर्ग प्रथम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दंती दुर्ग प्रथम किसे बोला जाता है? तो यह दंती दुर्ग को ही दंती दुर्ग प्रथम बोला जाता है। ये कौन से वंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था और इस वंश से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल 6वीं से 13वीं शताब्दी तक था। कब से कब था? तो 6वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तरी, दक्षिणी तथा मध्य भारत पर शासन किया था। भारत में उत्तरी, दक्षिणी तथा मध्य, बीच में, मतलब पूरे भारत पर शासन किया था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 47 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। कौन था? चंद्रगुप्त का मौर्य का उत्तराधिकारी उसका लड़का बिंदुसार था। चलिए हम इससे जुड़े तथ्य देखिए, महत्वपूर्ण दिया गया है। पॉइंट नंबर देखिए हमारा फर्स्ट दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया, उसका पुत्र ही अगला उसका उत्तराधिकारी बनता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बिंदुसार ने लगभग 27 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 27 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है? ये आता है कि अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक। किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो सिंह चतुर्भुज है, ये सम्राट अशोक द्वारा निर्माण कराया गया। ये आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि अभी हाल ही में आरपीएफ के एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करें, देखिए हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? तो यह सम्राट अशोक द्वारा इसका निर्माण कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष को ही भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। क्या है? जो भारतीय संविधान है, इसमें क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे अपनाया गया है, चतुर्भुज जो है स्तंभ शीर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का निर्माण लगभग वर्ष 250 ईसा पूर्व में हुआ था। लगभग है, मतलब इसका कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन यह है कि लगभग 250 ईसा पूर्व पहले इसका हुआ था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश। कौन से वंश का महान राजा था? तो यह कुषाण वंश का शासक था। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट फर्स्ट देखिए, कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसेस था। कौन था? तो जो कुषाण वंश का संस्थापक कुजल को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुषाण वंश के शासक
कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ। गांधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो यह कुषाण वंश में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। आगे की ओर चलिए हम बढ़ते हैं। 50 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डॉट डॉट पैटर्न में रखा गया था। कौन से पैटर्न में रखा गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टेंगुलर ग्रिड में। कौन से में रखा गया था? तो रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया था। ये आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में ही शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। इससे जुड़े चलिए हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता को अपने नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता किस लिए जानी मानी जाती थी? तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न में शहरों कस्बों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की अंतर्गत ग्रिड पैटर्न की जो शहरें और कस्बों की जो सड़कें हुआ करती थी वो कितने डिग्री पर काटती थी? तो 90 डिग्री समकोण पर काटती थी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। जो महायान है, हीनयान और महायान, तो कौन से महायान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इससे जुड़े तथ्य देखिए, महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थीं, जिनमें से हीनयान संप्रदाय जो बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। हीनयान क्या है? यह प्राचीन रूप है। और नेक्स्ट पॉइंट है, हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं। किसमें करते हैं? जो हीनयान संप्रदाय है उसके लोग कर्म और धर्म पर विश्वास करते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें। देखिए जो संप्रदाय के लोग होते हैं वह बौद्ध धर्म का नवीनतम रूप है। हीनयान और महायान, हीन मतलब पुराना, तो जो पुराने बौद्ध लोग हैं वो पुराने हीनयान, और महायान जो संप्रदाय जो बौद्ध धर्म का नवीनतम रूप है आजकल का, यह क्या है? महायान संप्रदाय है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, महायान संप्रदाय के लोग परोपकार में विश्वास करते हैं। किसमें करते हैं? तो परोपकार में विश्वास करते हैं। जबकि हीनयान के लोग क्या करते हैं? तो अपने धर्म पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया था। जो चौथी बौद्ध संगति में आयोजन किया गया उसमें बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। कहाँ पे स्थित है? तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट फर्स्ट देखिए, हड़प्पा का प्राचीन शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में वर्तमान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो लोथल जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डॉक यार्ड जहाज़ों की गोदी भी कहा जाता है। डॉक यार्ड मतलब क्या होता है? जहाज़ों की गोदी। और यह कहाँ पे है? तो ये लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता यह गुजरात में है और इसे डॉक यार्ड भी बोला जाता है, जहाज़ों की गोदी बोला जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं कितने अंगी पथ पर आधारित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 और 8। कितने पर है? तो ये 4 और 8 आंगिक पद पर आधारित है। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करें तो पॉइंट नंबर देखिए हमारा फर्स्ट दिया गया है, बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगी पथ पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो 4 महान सच्चाइयों पर और 8 अंगी पथ पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 महान सच्चाइयों को भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य तथा 8 अंगी पथ को भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। ये क्या है? तो जो 4 महान सच्चाइयों को भगवान बुद्ध के 4 आर्य, आर्य मतलब सत्य
को तथा 8 आंगी पद को भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? दुख हैं, दुख का कारण, दुख के कारण का निवारण और दुख निवारण का मार्ग। 4 कौन कौन से हैं? आर्य के सत्य, तो दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण और दुख निवारण का मार्ग। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भगवान के जो अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित कौन कौन से हैं? तो सम्यक है, दृष्टिकोण है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वचन है, सम्यक है कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक प्रयास है और सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है। कौन कौन से हैं? तो जैसा कि हमने आपको बताया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 54 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा। कौन सी भाषा का उपयोग किया है? तो पाली भाषा का उपयोग किया है। इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करते हैं तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, देखिए गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पाली भाषा का उद्भव 6ठी शताब्दी में हुआ था। पाली प्राचीन भारत की एक भाषा है। पाली कहाँ की है? तो यह प्राचीन भारत की एक भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 55 नंबर का। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिपिटकम पवित्र ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये RRB ग्रुप डी 20/9/2018 के शिफ्ट 3 का आया हुआ क्वेश्चन है। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है, त्रिपिटकम पवित्र धर्म ग्रंथ जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटकम की भाषा पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का उद्भव 6ठी ईसा पूर्व में माना जाता है। जो त्रिपिटकम पवित्र ग्रंथ है कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये कौन सी भाषा में है? तो पाली भाषा में है और इसका उद्भव 6वीं शताब्दी में माना जाता है, 6वीं ईसा पूर्व में माना जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनसे भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। कौन सा है? तो यह विनय पिटक है। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटकम के भाग विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किसमें वर्णित है? तो त्रिपिटकम के भाग विनय पिटकम में। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 57 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महायान बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की जो अवधारणा है यह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। इससे जुड़े तथ्य देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, बोधिसत्व से आशय क्या है? तो चलिए हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, फिर बात करते हैं। इससे आशय क्या है? तो यह 10 परमितियाओं का पूर्ण रूप से पालन करने वाला हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि हीनयान और महायान क्या हैं, तो यह बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 58 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तकों की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म उपनिषद। ये क्या है? असंगत दिया है, तो इसलिए इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया है, उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से है। किससे संबंध है इसका? तो जो उपनिषद है इसका संबंध हिंदू धर्म से है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ किसे माना जाता है? तो कुरान को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल को माना जाता है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो बाइबिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ
आगम साहित्य को माना जाता है। जैसा कि हमने सबका पढ़ लिया, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है, उपनिषद का संबंध है, और इस्लाम का कुरान है, सिख का क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, और जैन धर्म का क्या है, तो आगम साहित्य है। चलिए हम इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 59 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कहाँ पे स्थित है, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इससे जुड़े तथ्य देखिए, फर्स्ट पॉइंट है विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा पॉइंट है, कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा ग्रेनाइट से निर्मित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में स्थित है। और यह किसकी बनी हुई प्रतिमा है, तो ग्रेनाइट से बनी हुई प्रतिमा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो यह 9वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है। किसको समर्पित है, तो यह गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव हैं उनके पुत्र बाहुबली के को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर का। 60 नंबर का क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। यह RPF SI 13/1/2019 के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित था। कहाँ पे स्थित था, तो यह बिहार राज्य में स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वंश में हुई, तो गोपाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। तो कौन से वंश, गोपाल वंश में हुई, और किसने की, तो धर्मपाल ने की थी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, देखिए दिया गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। क्या था, तो यह विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है एक शिक्षा का केंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो बिहार राज्य के भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करा दिया गया। किसके द्वारा किया गया था, तो ये बख्तियार जो खिलजी है इसको नष्ट करा दिया गया था 12वीं शताब्दी के आसपास। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए 61 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी हमको 20 क्वेश्चन और करने हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। 61 नंबर का क्वेश्चन है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किस शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन राजवंश। किसके द्वारा, तो सातवाहन राजवंश द्वारा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। पॉइंट नंबर देखिए हमारा फर्स्ट दिया गया है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। सातवाहन राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। किसका था, तो दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। नेक्स्ट पॉइंट है, अमरावती वास्तुकला को सातवाहन राजवंश के पश्चात इक्ष्वाकुओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 62 नंबर का, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था। जो गौतम बुद्ध का पुत्र है ये कौन था, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल। क्या नाम था, तो राहुल था। इससे जुड़े तथ्य देखिए, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट पॉइंट है, उपालि क्या है, ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। उपालि किनका नाम था, तो गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम उपालि था। नेक्स्ट पॉइंट है, आनंदा, यह गौतम बुद्ध के चचेरे भाई तथा उनके शिष्य थे। आनंदा क्या थे, तो आनंदा जी जो हैं ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई और उनके शिष्य भी थे। उपगुप्त क्या है, तो यह सम्राट अशोक के गुरु थे। उपगुप्त क्या हैं, तो ये सम्राट जो अशोक था वो उनके गुरु हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
अश्वमेध यज्ञ क्या है, घोड़े से संबंधित कौन सा है, अश्वमेध यज्ञ दिया है। फर्स्ट पॉइंट है देखिए, अश्वमेध यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो जो अश्वमेध यज्ञ है यह घोड़े के बलिदान से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अश्वमेध यज्ञ का प्राचीन काल के वैदिक यज्ञों के प्रमुख स्थान है। अश्वमेध शब्द में अश्व शब्द का अर्थ घोड़ा तथा मेघ शब्द का अर्थ बलि होता है। अश्वमेध में अश्व मतलब घोड़ा और मेघ मतलब बलि होता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया गया है हमारा, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित हैं, तो यह जैन धर्म से संबंधित हैं। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट है कि दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध जैन धर्म से है। फर्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदायों में बांटा गया। जैन धर्म के कौन कौन से समुदाय में बांटा गया, तो इस दिगंबर और श्वेतांबर में। फर्स्ट है, श्वेतांबर समुदाय के साधु श्वेत वस्त्र और दिगंबर समुदाय के साधु नग्न अवस्था में रहते हैं। क्या होता है, जो श्वेतांबर समुदाय के साधु होते हैं श्वेत वस्त्र पहनते हैं, आपने देखा होगा, और जो दिगंबर समुदाय के होते हैं साधु वह हमेशा नग्न रहते हैं बिना वस्त्र के। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहे गए। क्या होता है, जैन धर्म में जो स्थूल भद्र के शिष्य थे वे श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वह दिगंबर कहे गए। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय दर्शन। क्या है, न्याय दर्शन। यह आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का। देखिए इससे जुड़े तथ्य हम देखते हैं। न्याय दर्शन क्या है, तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करना ही न्याय दर्शन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्याय दर्शन 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन क्या है, तो कुल 6 वैदिक दर्शनों में से एक माना जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए पॉइंट हमारा दिया गया है, न्याय दर्शन का प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। 6 वैदिक दर्शन निम्नलिखित हैं, कौन कौन सा है, पहला है सांख्य दर्शन, कपिल मुनि इसके वो हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कौन कौन से हैं, तो पहला सांख्य दर्शन है जिसके प्रमुख कपिल मुनि हैं। सेकंड है योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि है। थर्ड है न्याय दर्शन, महर्षि गौतम हैं। फोर्थ है वैशेषिक दर्शन जो उल्लूक कणाद जी जो हैं। अगला हमारा है मीमांसा दर्शन जो पूर्व मीमांसा या जैमिनी हैं। और लास्ट है वेदांत दर्शन जो उत्तर मीमांसा बोला जाता है, ये बदरायण जी हैं। कौन कौन हैं, तो कपिल मुनि किसके हैं, सांख्य दर्शन के। महर्षि पतंजलि कौन है, योग दर्शन के। महर्षि गौतम है न्याय दर्शन के। उल्लूक कणाद है वैशेषिक दर्शन के। और जैमिनी किसके हैं, मीमांसा दर्शन जो पूर्व मीमांसा। और उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन किसे बोले, बदरायण जी हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, चीनी यात्री ह्वेन सांग समकालीन थे, किसके समकालीन माना जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के। चीनी यात्री जो था किसके समकालीन माना जाता है, तो हर्षवर्धन के समकालीन माना जाता है। इससे जुड़े तथ्य देखिए, चीनी यात्री ह्वेन सांग हर्षवर्धन के समकालीन माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, ह्वेन सांग ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक सियूकी में किया। नेक्स्ट पॉइंट है, ह्वेन सांग को यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, तो यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सित्तानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म। कौन से धर्म से संबंधित हैं, तो यह जैन धर्म से संबंधित हैं। पॉइंट की बात करें, सित्तानवासन की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सित्तानवासन की गुफाएं तमिलनाडु राज्य के पदुकोट्टई जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो यह तमिलनाडु राज्य के पदुकोट्टई जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा पॉइंट है, सित्तानवासन की गुफाओं को अरिवर
कोयल भी कहा जाता है। अरिवर कोयल किसे कहा जाता है? सितानवासन की गुफाओं को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सितानवासन की गुफाओं का निर्माण द्वितीय शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? तो द्वितीय शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। किसके द्वारा? तो ये अशोक द्वारा इसका आयोजन कराया गया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, फर्स्ट है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया? तो अशोक द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा पॉइंट है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन वर्ष लगभग 250 ईसा पूर्व में मोंग लिपुत्तिस्व की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन वर्ष 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए दिया गया है, अजातशत्रु के संरक्षण में तथा महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में आयोजित हुई थी। अगला हमारा है, द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कालाशोक के संरक्षण में तथा सबकामी की अध्यक्षता में वैशाली में आयोजित हुई थी। अगला है, चतुर्थ बौद्ध परिषद कहाँ आयोजन हुआ? तो 72 ईस्वी में कनिष्क के संरक्षण में तथा वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में आयोजन हुआ। दोस्तों ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। ये बार बार क्वेश्चन में, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासन काल के दौरान कराया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश। कौन से शासनकाल से? तो मौर्य वंश से। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे जुड़े देखिए तथ्य दिया है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ जो वाराणसी में वर्तमान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, धामेक स्तूप के बारे में यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला या प्रथम उपदेश इसी स्थान पर दिया था। कहाँ पे दिया? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, धामेक स्तूप को सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? तो धामेक स्तूप को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो 70 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान, इसे क्या कहा जाता था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तरापथ। क्या कहा जाता था? तो इसे उत्तरापथ कहा जाता था। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान, इसे उत्तरापथ कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में ग्रांड ट्रंक रोड के पुनः निर्माण का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड का अन्य नाम सड़क ए आजम भी था। क्या था इसका नाम? सड़क ए आजम भी था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 71 नंबर का, किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। किसने की थी? अशोक ने। यह आरआरबी ग्रुप डी 14/2018 के शिफ्ट थर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति अपनाई। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। अशोक का जन्म वर्ष 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक वर्ष 229 ईस्वी में मगध में सिंहासन पर बैठा। कब बैठा? तो 269 ईस्वी में मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक की मृत्यु वर्ष 232 में हुई। कब हुई थी? तो 232 में इसकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक को देवनाम प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि देवनाम
प्रियदर्शनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक को जाना जाता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करें तो फर्स्ट दिया गया है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कहाँ पे हुआ? तो उड़ीसा में हुआ और वर्ष 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, देखिए दिया गया है, सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ने तथा बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कलिंग युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार को देखते हुए हुआ था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभम के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय हुआ, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। कौन से शिलालेख में? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर का देखिए क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14। कितना? तो 14। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, सम्राट अशोक के समय के इतिहास की जानकारी हमें इन्हीं 14 शिलालेखों के द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में सबसे पहले वर्ष 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। किसने पढ़ा था? तो उनका जो शिलालेख है उसको सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा पढ़ा गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 74 नंबर का, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिंबसार। कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार का माना जाता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार था। कौन था? बिंबसार था। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि श्रेणिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्यक को जाना जाता है। जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार हैं उसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा पॉइंट है, पॉइंट दिया गया है कि हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? तो यह 544 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्यक वंश की राजधानी गिरिवज्र थी। क्या थी? तो यह गिरिवज्र थी। क्या थी? तो गिरिवज्र इसकी राजधानी थी। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाल। कौन सा था? तो पाल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, उपरोक्त में से पाल साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा। सबसे लंबी अवधि तक से ज़्यादा समय तक कौन रहा? तो पाल साम्राज्य। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिहार साम्राज्य का शासनकाल अवधि 8वीं से 11वीं शताब्दी तक है। कौन से है? 8वीं से 11वीं शताब्दी तक है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए दिया गया है, पाल साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक था? तो 750 से 1174 ईस्वी तक था। कब से? 750 से 1174 तक। नेक्स्ट है, सेन साम्राज्य का समकाल कितना शासनकाल अवधि था? 1070 से 1230 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का शासनकाल अवधि कितनी है? तो 735 से 982 ईस्वी तक था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट देखिए 76 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, 7 वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोटीन। क्या कहा जाता है? तो पोटीन कहा जाता है। पहला हमारा पॉइंट है, इससे जुड़े तथ्य के बारे में। 7 वाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण पोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह पोटीन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
सातवाहन राजवंश के राजाओं द्वारा कांसे, तांबे, चांदी, पोटीन तथा अन्य सिक्कों को अपने शासनकाल में प्रचलित किया गया। कौन कौन से? तो कांसे के, तांबे के, चांदी के और पोटीन तथा अन्य सिक्के भी इसमें प्रचलित किए गए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 77 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धम्म महामात्र। किसका निर्माण किया? तो धम्म महामात्र का निर्माण किया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया गया, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नए पद धम्म महामात्र का निर्माण किया था। प्राचीन भारत में राज्य की शासन व्यवस्था के अंतर्गत धम्म महामात्र नामक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। धम्म महामात्र का कार्य राज्य में धर्मानुसार का निर्माण करने से था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 78 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। किसके बारे में जानकारी देता है? तो यह मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कुछ हम इसकी व्याख्या करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य वंश के प्रशासन की बारे में जानकारी देता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है। अर्थशास्त्र में किसकी किसकी जानकारी दी गई है? तो यह मौर्यकालीन मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था और आदि विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। कहाँ पे हुआ था? तो यह उड़ीसा में इसका युद्ध लड़ा गया। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। फर्स्ट दिया गया है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में उड़ीसा पर विजय हुई थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है अगला 80 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हमारा है कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो चलिए इसके हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन देखिए इसके दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन है जैसा कि दिख रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। कौन सा वंश? सातवाहन जो वंश है उसने चित्र वाले सिक्के जारी किए। इससे जुड़े चलिए हम आगे अपना तथ्य देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। पॉइंट नंबर हम फर्स्ट की बात करें, भारतीय राजवंश सातवाहन ने अपने शासकों के लिए चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। कौन सी राजधानी थी? तो प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक को माना जाता है। कौन है इसका संस्थापक? तो सिमुक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहन वंश के शासकों ने तांबे, चांदी, शीशे, कांसे तथा पोटीन के सिक्के जारी किए। सातवाहन वंश में कौन कौन से सिक्के जारी हुए? तो तांबे, चांदी, शीशे, कांसे और पोटीन के। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, देखिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सातवाहन वंश के राजभाषा के रूप में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग होता था। कौन सी भाषा? तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहन वंश के शासकों ने मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया। कौन से हिस्से पर शासन किया था? तो जो दक्षिण भारत, जो भारत का दक्षिण भारत है उस पर इन्होंने शासन किया। तो दोस्तों ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चन थे, जो कि कल हमने 30 क्वेश्चन कराए और आज 50 क्वेश्चन, कुल मिला के हमने 80 क्वेश्चन तक आपको प्रैक्टिस कराया। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, उनसे संबंधित सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको बार बार पढ़ना है। और वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द डाल दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू।